हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, इसके जो कंप्लीट सिलेबस के अंदर जितने भी एसएआर हमें दिए गए हैं वो हम सारे के सारे इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी प्रॉपर पॉइंट वाइज कंप्लीट एसएआर लिखे हुए जो हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो कंप्लीट नोट्स हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड के वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड क्या होता है कि हमारे पास जो कंप्लीट मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है ना, इसके अंदर मेन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एक तो डेफिनेशन पूछ लेंगे सिंपली किसी भी क्लास के, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन आता है, उसके बाद में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आता है एंड एक सिंथेसिस आता है, ठीक है। ये चार चीज़ें जो है मेनली मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन पेपर जो वो इसी के अंदर कवर हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ के जाएँ तो भी हम ईजिली पास हो सकते हैं। तो इससे पहले क्लासिफिकेशन, सिंथेसिस एंड डेफिनेशन की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी कंप्लीट एसएआर जो है वो हम आज की वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास, उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। इसके अंदर हम लोग को H1 ब्लॉकर्स एंड H2 ब्लॉकर्स इन दोनों का एसएआर जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड यूनिट जो है उसके अंदर एंटी एंजाइनल के अंदर हमारे पास में 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव्स आते हैं, उसका एसएआर जो है वो हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद में डाईयूरेटिक्स जो है, डाईयूरेटिक्स में से कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का एसएआर हम लोग को पढ़ना है, थायजाइड डायूरेटिक्स का पढ़ना है, लूप डायूरेटिक्स का पढ़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद में लास्ट जो हमारी 5th यूनिट है उसके अंदर हम लोग को सल्फोनिन, यूरियाज, थायाजोलिडीन डायोन्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। तो ये टोटल 9 एसएआर हम लोग को डिस्कस करना है। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के अंदर कोई भी एसएआर हम लोग को नहीं पढ़ना, उसमें से एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है। कभी कभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का पूछ लिया जाता है, तो वो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड 5th यूनिट के अंदर ही हमारे पास एसएआर है, टोटल 9 एसएआर है, तो वो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारे आते हैं H1 ब्लॉकर्स। H1 ब्लॉकर्स क्या होते हैं? एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं, मतलब जो हिस्टामाइन को H1 रिसेप्टर पर जाकर के ब्लॉक करते हैं वो हमारे हो गए H1 ब्लॉकर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ भी देख लेते हैं कि हमारे पास एसएआर जो है वो होता क्या है। वैसे तो फोर्थ सेमेस्टर में हमने बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करा था। सिंपली एसएआर होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग की क्लास है, ठीक है, उसका जो जनरल स्ट्रक्चर है और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है। जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंज करेंगे तो उससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, वही चीज़ हमारी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो कहलाती है, ठीक है। तो अब जो H1 ब्लॉकर्स है उसका जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है कि यहाँ पर X ग्रुप है, ठीक है, 2 कार्बन है, उसके बाद में यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप्स आ सकते हैं, या फिर क्या आएगा इसकी जगह पर वो हम लोग देख लेंगे। तो R आ गया, R डैश आ गया, यहाँ पर 2 एरोमेटिक ग्रुप्स हैं, AR एंड AR डैश, ठीक है। तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है H1 ब्लॉकर्स का, ठीक है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हम लोग को वहाँ पर बनाना होएगा। अब उसके बाद में इसके अंदर चेंजेस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास ये है AR जो इन्हें हम एरिल ग्रुप या फिर एरोमेटिक ग्रुप जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले चेंजेस या फिर सब्सटीट्यूशन जो है वो एरिल ग्रुप्स पर हो सकते हैं। दूसरा X जो है, X इसकी जगह पर ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन, 3 तरह के सब्सटीट्यूशन हमारे पास हो सकते हैं। देन आती है हमारी इथाइलिन चेन, क्योंकि 2 कार्बन एटम है इसलिए इसे हम इथाइलिन चेन कहेंगे। एंड देन आता है हमारा टर्मिनल अमीन ग्रुप, ये है हमारा अमीन ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है उसकी बात करते हैं, जो कि है एरिल ग्रुप, ठीक है। तो एरिल ग्रुप हमारे पास में ये 2 एरिल ग्रुप हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस X के ऊपर डाई एरिल सब्सटीट्यूशन, मतलब 2 एरिल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन है, वो ज़रूरी होता है जिससे कि H1 रिसेप्टर जो है उसे जाकर के ड्रग जो है वो ब्लॉक कर सके। H1 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होगी तभी वो वहाँ पर ब्लॉक कर पाएगी। तो डाई एरिल सब्सटीट्यूशन जो है वो H1 रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जो ये 2 एरिल ग्रुप्स होते हैं क्या करते हैं, मदद करते हैं कि एक नॉन कोप्लेनर कन्फर्मेशन जो है वो यहाँ पर बन सके, जो कि H1 रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में डाई एरिल सब्सटीट्यूशन, 2 एरिल ग्रुप यहाँ पर डाइफेनहाइड्रामाइन जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो ये 2 एरोमेटिक रिंग है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती हैं ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, सल्फर के थ्रू। जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल आता है प्रोमेथाजीन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे ना, तो उसके अंदर ये दोनों रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है। या फिर एक एरोमेटिक रिंग जो है हमारे पास में उसे हम आइसोस्टेरिकली रिप्लेस कर सकते हैं किसी हेट्रो एटमिक रिंग से, जिससे कि हमें एक कंपाउंड ज़्यादा अच्छे एक्शन का मिल सकेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास आता है डॉक्सिलामीन। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है एरिल ग्रुप वाला वो कंप्लीट होता है। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है नेचर ऑफ X, मतलब जो ये हमारा X ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, ये जो X ग्रुप है, ठीक है, ये जो है इसकी जगह पर कार्बन
ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ये 3 ग्रुप आ सकते हैं। अगर इन तीनों ग्रुप के अलावा हमने कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पर लगाया तो उससे क्या होता है कि एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि X की जगह पर O आ रहा है तो O में क्या आता है, CO जो है CO वो यहाँ पर जुड़ता है, मतलब जो हमारा ईथर ऑक्सीजन एटम है वो यहाँ पर X की जगह पर आकर के जुड़ जाता है। इससे हमारे पास में जो डेरिवेटिव्स बनते हैं वो अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो उससे हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बन जाता है, X की जगह पर आ गया CO, देन CCNR R-AR ये तो हमारे पास में है ही पहले से। दूसरा आता है X की जगह पर हम लोग कार्बन एटम को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो X की जगह पर अगर हम लोगों ने यहाँ पर कार्बन लगा दिया तो 3 कार्बन आ गए, बाकी का स्ट्रक्चर हमारा सेम है। देन X की जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन लगाते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, बाकी 2 कार्बन आ गए, ये हमारा सेम है। यहाँ पर 2 एरिल ग्रुप या एरोमेटिक ग्रुप जो है वो हमारे पास में आ गए। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर क्या है, इथाइलिन चेन। तो इथाइलिन चेन हमारे पास में ये जो 2 कार्बन की चेन है इसे हम लोग कहते हैं इथाइलिन चेन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो H1 ब्लॉकर्स हमारे पास में होते हैं उनमें इथाइलिन चेन होती है। इथाइलिन चेन जो है इसकी मदद से मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो H1 ब्लॉकर्स की रहती है। अब जैसे 2 कार्बन एटम है तो ये हमारी इथाइलिन चेन हो गई। अगर हम इस चेन को बढ़ाते हैं या फिर इसके अंदर किसी भी तरह की ब्रांचिंग करते हैं तो उससे एक्टिविटी जो है वो कम होती है। बट हमारे पास में प्रोमेथाजीन जो है वो एक एक्सेप्शन है, उसके अंदर जो है ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा जो हमारी ये चेन है सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड मतलब इसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारे पास में चेन है ये जो एरोमेटिक रिंग है उसका जो रिंग सिस्टम है उसका भी ये पार्ट हो सकती है, जैसा कि साइक्लिजीन के अंदर होता है। ठीक है, देन 4th पॉइंट जो है हमारा वो टर्मिनल अमीन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा ये अमीन ग्रुप है ना नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये टर्मिनल अमीन ग्रुप जो है ये हमारा हो जाएगा 4th पॉइंट। अब जो यहाँ पर टर्मिनल नाइट्रोजन जो है वो टर्शरी होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो H1 ब्लॉकर्स है उसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी रहेगी। एंड जो टर्शरी अमीन है वो भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग का जो है वो पार्ट हो सकता है, जैसे कि पाइपराजीन, साइक्लिजीन, क्लोरसाइक्लिजीन के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा H1 ब्लॉकर्स का SAR होगा। जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है वो PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब सेकेंड आते हैं हमारे H2 ब्लॉकर्स। ये भी एंटी हिस्टामाइन से होते हैं जो हिस्टामाइन को H2 रिसेप्टर पे जाकर के ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास एक इमिडाजोल रिंग आती है, यहाँ पर R आता है, यहाँ पर नाइट्रोजन चेन आती है। ठीक है, इसकी नंबरिंग किस तरीके से होगी, इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इस तरीके से इसकी सिंपली नंबरिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारी इमिडाजोल रिंग रहती है, यहाँ पर नाइट्रोजन चेन, यहाँ पर R। अब जो इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है ना 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हमारे 2 फॉर्म आ गए, एक तो हमने जो जनरल स्ट्रक्चर देखा एक तो वही है। ठीक है, दूसरा फॉर्म क्या आएगा, इसके अंदर जो ये NH है वो दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ आ जाएंगे, ये इसका दूसरा फॉर्म होता है H2 ब्लॉकर्स का। ठीक है, तो H2 ब्लॉकर्स के अंदर इमिडाजोल रिंग जो है वो 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये 2 फॉर्म हमारे रहते हैं। अब इसके अंदर से फॉर्म 1 जो है ये ज़रूरी होता है, एंड इसकी वजह से क्या होती है, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो R ग्रुप है, जब हम इसकी जगह पर CH3 लगाते हैं तो कंपाउंड जो है वो हमारा ज़्यादा पोटेंट बन जाता है, मतलब उसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। अब जैसे हमने यहाँ पर कहा कि इमिडाजोल रिंग जो है वो ज़रूरी होती है अच्छी H2 एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में दूसरी हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो भी यहाँ पर आ सकती है, जैसे फ्यूरैन रिंग जो है हमारे पास में, जिसके अंदर एक जो हमारे पास में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन एटम आ जाता है। ठीक है, फ्यूरैन रिंग जो है जैसे कि रैनिटिडीन के अंदर प्रेजेंट होती है, या फिर जो थायाजोल रिंग हो गई जो कि फैमोटिडीन के अंदर प्रेजेंट होती है, ये भी कहीं ना कहीं क्या करती है कि पोटेंसी एंड सेलेक्टिविटी जो है ड्रग की उसे बढ़ाती है। ठीक है, अब जो हमारी रिंग है एंड जो नाइट्रोजन चेन के अंदर जो टर्मिनल नाइट्रोजन आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में 4 कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। एंड जो ये जैसे हमारे पास में ये तो रिंग है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर जो चेन आएगी रिंग से, तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम है वो तो ठीक है, बट उनमें से एक सल्फर एटम रहेगा ना, तो उससे क्या होगा कि हमारी एक्टिविटी वो अच्छी रहेगी, जैसा कि सिमेटिडीन के अंदर होता है। जैसे हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे ये सिमेटिडीन। ठीक है, सिमेटिडीन के अंदर हमारे पास में एक तो रिंग है, रिंग एंड जो टर्मिनल नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच में 4 एटम्स का डिफरेंस है। ठीक है, एंड एक सल्फर है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। अब जो टर्मिनल नाइट्रोजन है, जो टर्मिनल नाइट्रोजन यहाँ पर हमारे पास रहता है, ये पोलर होना चाहिए, नॉन बेसिक होना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी रहे। ठीक है, ये हमारा H2 ब्लॉकर्स का कंप्लीट SAR होता है।
अब नेक्स्ट क्लास हमारी आती है 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव्स, जिसका हम लोग को एसएआर पढ़ना है। ये क्या एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर एक क्लास आती है, ठीक है। अब इसका जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या होगा, 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर R1 R2 R3, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जो है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है, ठीक है। इसकी नंबरिंग हमारे पास किस तरीके से होगी, फर्स्ट आएगा नाइट्रोजन, सेकेंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर एंड सिक्स्थ यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अब सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके एसएआर के अंदर क्या आता है कि एक सब्सटीट्यूटेड, मतलब ये फिनाइल रिंग तो है ये, इसके ऊपर भी सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक सब्सटीट्यूटेड फिनाइल रिंग जो है वो 4th पोजीशन पर, इस रिंग की 4th पोजीशन पर ज़रूरी होती है, जिससे कि एक्टिविटी जो है वो अच्छी होती है कंपाउंड की, ठीक है। अब अगर इसकी जगह पर कोई भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक मतलब हमारे पास में जो रिंग है उसके अंदर नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कुछ भी आ गया, या फिर इसकी जगह पर साइक्लोएल्केन रिंग आ गई जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर एक सब्सटीट्यूटेड फिनाइल रिंग ही होनी चाहिए जिससे कि एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम रहे, ठीक है। अब फिनाइल रिंग जो है इसके अंदर ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों हमारी ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये दोनों हमारी मेटा पोजीशन हो गई। तो ऑर्थो पोजीशन या फिर मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उससे तो एक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है। अब जो ऑर्थो और मेटा पोजीशन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दोनों से ही एक्टिविटी अच्छी होती है। बस जो ये पैरा पोजीशन पर है, यहाँ पर किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है तो उससे एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब जो हमारे पास में ये एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, ये वाली रिंग जो है वो इस वाली रिंग के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। अब जो हमारी ये 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन रिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्टिविटी के लिए। इसकी जगह पाइपेरिडीन या फिर पाइरिडीन रिंग आती है तो उससे एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब जो हमारी 3rd एंड 5th पोजीशन है इस रिंग के अंदर, इसमें क्या है, एस्टर ग्रुप अगर इसकी जगह पर लगाएंगे तो उससे एक्टिविटी जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। एक हम बस एम्लोडिपिन को छोड़ देना, तो उसके अलावा हमारे पास में क्या होता है कि बाकी सभी के अंदर 2nd एंड 6th इन दोनों पोजीशन पर CH3 ग्रुप आता है एक्सेप्ट एम्लोडिपिन, ठीक है। मतलब 6th पोजीशन पर तो सब में CH3 ग्रुप आता है, बट क्या होता है एम्लोडिपिन को हम छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास में 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव्स होते हैं उन सब के अंदर 2nd एंड 6th पोजीशन पर CH3 ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप जो है वो आता है, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव्स का एसएआर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है। कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स क्या है, हमारे पास में डायूरेटिक्स की एक क्लास होती है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारे पास 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इससे एक एल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ हो सकता है। देन यहाँ पर NHCOCH3, यहाँ पर SO2NH2 है, ठीक है। ये हमारा हो गया जनरल स्ट्रक्चर। अब एक अनसब्स्टिट्यूटेड एंड फ्री सल्फामॉइल ग्रुप जो है वो ज़रूरी होता है यहाँ पर डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। एंड उसके अंदर जो ये नाइट्रोजन है ना, ये भी बिल्कुल अनसब्स्टिट्यूटेड रहना चाहिए जिससे कि डायूरेटिक एक्टिविटी जो है ये कंपाउंड परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में रिंग में 2 नाइट्रोजन है, तो इन नाइट्रोजन में से किसी भी एक नाइट्रोजन की तरफ अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं, ठीक है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी एक्टिविटी जो है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन की जो एक्टिविटी है वो रहती है, ठीक है। अब जो हमारे पास में ये हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड्स होते हैं ना, इनका लिपिड बाय वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा होता है, pKa वैल्यूज़ जो है वो कम होती है, तो इस वजह से इसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हमारे पास में जनरल स्ट्रक्चर तो ये आ गया, लेकिन इसके साथ ही एक बेंजीन मेटा सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स जो होते हैं, मतलब बेंजीन हो गया, ठीक है, एंड हमारे पास में सल्फोनामाइड हो गया, एंड इस पे मेटा पोजीशन पर भी सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो बेंजीन मेटा सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं ये एक्टिव कंपाउंड बन जाते हैं, मतलब ये डायूरेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जब इसमें क्लोरीन या फिर मिथाइल ग्रुप को हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास में डाइक्लोरपेनामाइड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक सल्फोनामाइड ग्रुप जोड़ दिया, मेटा पोजीशन पर भी सल्फोनामाइड ग्रुप जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा बेंजीन मेटा सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, ठीक है। जब इसके अंदर क्लोरीन यहाँ पर सब्सटीट्यूट होता है तो इससे हमारे पास में डायूरेटिक एक्टिविटी जो है वो इसके अंदर आती है, जैसा कि डाइक्लोरपेनामाइड के अंदर होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में थायजाइड डायूरेटिक्स, ये भी डायूरेटिक्स की क्लास है, तो इसका जनरल स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो हमारे पास में सिंपली बेंजीन रिंग है जिसके अंदर R' है, SO2NH2 है, ठीक है। दूसरी हमारी 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, SO2 है, R' है, Rn, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो नंबरिंग है वो इस कंपाउंड की हो जाएगी।
अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सल्फामॉइल ग्रुप जो है एक फ्री सल्फामॉइल ग्रुप 7th पोजीशन पर ज़रूरी है, जिससे कि डायूरेटिक एक्टिविटी जो है कंपाउंड की रह सके। अगर हम इस सल्फामॉइल ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो उससे क्या होता है, डायूरेटिक एक्टिविटी जो है वो तो लॉस्ट हो जाती है, बट क्या होती है, एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी, मतलब जो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली एक्टिविटी होती है वो इस कंपाउंड की बन जाती है। ठीक है, अब जो हमारा 3,4 डबल बॉन्ड है, अगर हम इसका सैचुरेशन करेंगे, मतलब डबल बॉन्ड को हटा करके इसे सिंगल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो उससे भी डायूरेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, जैसा कि हाइड्रोक्लोरथायाजाइड के अंदर होता है। ठीक है, अब जो हमारी 6th पोजीशन है ना, यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करते हैं तो उससे एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, जैसे कि हमने क्लोरीन को यहाँ पर ऐड कर दिया, CF3 को ऐड कर दिया, तो इस तरीके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं तो इससे एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद में हम लोग बात करें 3rd पोजीशन की। ठीक है, 3rd पोजीशन पर अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप हो गए, साइक्लो एल्काइल ग्रुप हो गए, हेलो एल्काइल ग्रुप हो गए, इनको लगाते हैं तो उससे भी हमें अच्छे एक्टिविटी वाले डायूरेटिक कंपाउंड जो है वो मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि साइक्लोथायाजाइड के अंदर साइक्लो एल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर लगता है। ठीक है, अब इसके बाद में 2nd पोजीशन जो है, अगर हम इसके ऊपर सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उससे तो हमें हाईली पोटेंट कंपाउंड जो है वो मिलते हैं, लेकिन अगर हम 4th पोजीशन पर किसी भी तरह का सब्सटीट्यूशन कर देते हैं तो उससे हमें इनएक्टिव कंपाउंड जो है वो मिलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास में एक तो 4th पोजीशन हो गई, एक 5th हो गई, एक 8th हो गई, इनके ऊपर अगर हम अल्काइल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं तो उससे हमारी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली हो गया थायजाइड डायूरेटिक्स का SAR। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं लूप डायूरेटिक्स, इन्हें हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन SAR ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स करके भी आ सकता है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि दोनों एक ही नाम होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर हमारा सेम है, बट जो अमीनो ग्रुप है वो एक जगह पर 2nd पोजीशन पर आ सकता है, एक जगह पर 3rd पोजीशन पर आ सकता है। तो हमारी सिंपली नंबरिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप 2nd पोजीशन पर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर अमीनो ग्रुप जो है वो 3rd पोजीशन पर है। तो इसका हमारा नाम जो है वो हो जाता है 5 सल्फामॉइल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, एंड इसका नाम हमारे पास में हो जाता है 5 सल्फामॉइल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों का जो जनरल नाम है वो हो जाता है। अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि एक एसिडिक सब्सटीट्यूएंट जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है 1st पोजीशन पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सल्फामॉइल ग्रुप जो है 5th पोजीशन पर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्टिविटी के लिए। इसके बाद में 4th पोजीशन पर जो हमारे पास में X ग्रुप आता है, तो X की जगह पर हमारे पास क्लोरीन हो सकता है, फिनॉक्सी हो सकता है, एल्कॉक्सी हो सकता है, या फिर बेंजाइल ग्रुप हो सकता है। इन सबसे ही एक्टिविटी जो है वो अच्छी डायूरेटिक एक्टिविटी रहती है। अब जो हमारे पास में 2 अमीनो ग्रुप है ना, यहाँ पर जो सब्सटीट्यूशन है, तो सब्सटीट्यूशन यहाँ पर हमारे पास पर्परल ग्रुप का हो सकता है, बेंजाइल का हो सकता है, थाइएनाइल मिथाइल का हो सकता है। इन सबकी ही डायूरेटिक एक्टिविटी जो है वो अच्छी होती है। बट जो 3rd पोजीशन पर हमारा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है ना, इसके ऊपर जो सब्सटीट्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है। ठीक है, बट जो एक्टिविटी है उसके ऊपर उसका कोई खास इफेक्ट नहीं आता। कोई भी सब्सटीट्यूशन जो है वो यहाँ पर हो सकता है, किसी भी तरह का सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर ऐड हो सकता है। ठीक है, तो कितना सिंपल सा इसका SAR हो गया। सबसे पहले तो हम लोगों ने जनरल स्ट्रक्चर बना दिए दोनों, उसके बाद में इनके नाम लिख दिए। उसके बाद में 1st पोजीशन पर एक एसिडिक ग्रुप ज़रूरी है, 5th पोजीशन पर सल्फामॉइल ग्रुप ज़रूरी है। यहाँ पर X जो है हमारे पास में ये क्लोरीन, फिनॉक्सी, एल्कॉक्सी या बेंजाइल ग्रुप हो सकता है। देन हमने 2nd जो अमीनो ग्रुप है इसके ऊपर किस तरह का सब्सटीट्यूशन हो सकता है, एंड 3 जो अमीनो ग्रुप है इसके ऊपर किस तरह का सब्सटीट्यूशन हो सकता है बता दिया। ठीक है, इस तरीके से सिंपली हम लोग इसका SAR जो है वो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है SAR ऑफ सल्फोनिल यूरियाज। ठीक है, सल्फोनिल यूरिया जो है एंटी डायबिटिक एजेंट्स की एक क्लास होती है। ठीक है, इसका जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर R1 है, एंड इसके पैरा पोजीशन पर SO2 NH CO NH एंड यहाँ पर R2 है। ठीक है, सबसे पहले सल्फोनिल यूरिया जो है, ये जो यूरिया होता है ना उसके सिंपली डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, अब जो R1 है एंड जो R2 है ये दोनों लाइपोफिलिक नेचर के होने चाहिए, जिससे कि मतलब अच्छे से एंटी डायबिटिक एक्शन जो है ड्रग परफॉर्म कर सके। अब R1 जो है इसका हम सब्सटीट्यूशन करेंगे हैलोजन से, लाइक क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, या फिर एल्काइल ग्रुप से हम इसका सब्सटीट्यूशन करेंगे तो उससे हमारी जो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है। अब इसके बाद में R1 जो है इसके ऊपर हम लोग लार्जर ग्रुप जो है उसका सब्सटीट्यूशन करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा अच्छी पोटेंसी के कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं देन 1st जनरेशन ड्रग्स। जैसे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसके अंदर 1st जनरेशन 2nd जनरेशन ड्रग्स आती हैं। तो ग्लीपिजाइड जो है उसके ऊपर यहाँ पर लार्जर ग्रुप जो है उसका सब्सटीट्यूशन होता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है देन 1st जनरेशन ड्रग्स। अब जो R2 है ना, R2 के ऊपर हम लोग अलग अलग N एल्काइल ग्रुप जो है उसका सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, जैसे N प्रोपाइल का, N हेक्साइल का, N फिनाइल का। ठीक है, अब सब्सटीट्यूशन जो हो रहा है R2 पर, यहाँ पर
3 से 6 कार्बन एटम्स का सब्सटीट्यूशन जो है वो होता है, एंड 3 to 6 कार्बन एटम्स का सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पर करते हैं ना, तो उससे एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, जैसे कि टॉल ब्यूटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड के अंदर होता है। अब इसके बाद में अगर हम R2 पर एरिल ग्रुप जो है, एरिल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करेंगे तो उससे हमें टॉक्सिक कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड्स मिलते हैं अगर हम यहाँ पर एरिल ग्रुप को लगाते हैं। उसके अलावा जो हमारा जो R1 सब्सटीट्यूशन है ना, R1 पे जिस भी तरह का हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए, कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है SAR ऑफ थायाजोलिडीन डायोन, ठीक है, ये भी एक एंटी डायबिटिक एजेंट की ही क्लास होती है, ठीक है। तो हमारा जनरल स्ट्रक्चर तो इसका ये होता है, बट ये 3 जगह पर जो है क्लासिफाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास में इधर वाला आता है, ये जो CH2 ग्रुप है और ये वाला, ठीक है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर भी ये CH2 ग्रुप तक वाला पार्ट ही आता है, एंड तीसरा हमारे पास में आता है ये वाला पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट हमारे पास स्ट्रक्चर के हो जाते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमारे पास में एक ये रिंग आती है, ठीक है, जो कि ऑक्साजोलिडीन डायोन रिंग हमारे पास में होती है, ठीक है। ये रिंग आ गई डायोन, इसके अंदर हमारे पास आ गया यहाँ पर CH2 आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास में ये वाली रिंग आती है जो कि दोनों के बीच में लिंकर का काम करता है, मतलब दोनों ग्रुप्स को ये लिंक करता है, ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास में लाइपोफिलिक टेल आ गई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें, ये जो है हमारे पास में ऑक्साजोलिडीन डायोन ग्रुप, ये एसिडिक हेड होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, ये होता है एसिडिक हेड। तो जो हमारा एसिडिक हेड है ये ऑक्साजोलिडीन डायोन रहता है, तो उससे एक्टिविटी जो है वो हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब इसके बाद में थायाजोलिडीन रिंग हो गई, ठीक है, एंड जो CH2 हो गया, इन दोनों के बीच में जो हमारा ये बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर हम इसका अनसेचुरेशन करते हैं, मतलब यहाँ पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हम लोग लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास में R है ना, यहाँ पर अगर हम लोग ब्रोमीन का सब्सटीट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पर क्लोरीन का सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो मतलब यहाँ पर अगर हम लोगों ने ब्रोमीन का सब्सटीट्यूशन करा तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है R जो है, ठीक है, अगर इसकी चेन लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, R जो है यहाँ पर जो भी हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं उसकी चेन लेंथ ज़्यादा होगी तो एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर एसिटिक एसिड लगाएंगे तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, सिंपली कोई एल्काइल चेन लगाएंगे तो एक्टिविटी कम होगी, एंड यहाँ पर अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का सब्सटीट्यूशन करेंगे तो उससे एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एसिडिक हेड। सेकंड पॉइंट हमारा आता है लिंकर, ठीक है। लिंकर ये दोनों ग्रुप्स के बीच में लिंक जो है इन दोनों को एक साथ लिंक करता है। अब जो लिंकर ग्रुप है ये फिनॉक्सी एल्काइल ग्रुप होगा, तो ये हमारा कंपाउंड जो है वो एक्टिव होगा एंड एंटी डायबिटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेगा। अब जो हमारे पास में यहाँ पर X दिया हुआ है ना, अगर ये X एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उससे एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। एंड जो हमारे पास में यहाँ पर इथाइलिन चेन है ये ज़रूरी होती है जो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है वो परफॉर्म करने के लिए। अब थर्ड हमारे पास में जो ये पार्ट आता है लाइपोफिलिक टेल, ठीक है, लाइपोफिलिक टेल। तो लाइपोफिलिक टेल का स्ट्रक्चर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे Y है, सिर्फ Y की हम लोग बात करेंगे तो Y पर अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड जो है वो मिलते हैं, और अगर चेन लेंथ जो है Y की हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया थायाजोलिडीन डायोन का SAR। इसका SAR भी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड पॉइंट वाइज भी आप लोग को लिखा हुआ PDF के अंदर मिल जाएगा। अब लास्ट आता है SAR ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, एंड लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर से मेनली बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स जो है उनका SAR कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास में सबसे पहले तो एक एरोमेटिक रिंग है जो कि लाइपोफिलिक नेचर की होगी, ठीक है। बीच में हमारे पास में लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर अमाइड लिंकेज आएगी मतलब NHCO तो हमारे पास में एनिलिड डेरिवेटिव्स जो है वो बन जाएंगे, एंड अगर हमारे पास में ये जो लिंकेज है कि एस्टर लिंकेज होगी मतलब COO तो इससे हमें बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स या फिर अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स जो है वो मिल जाएंगे। एंड तीसरी चीज़ हमारे पास में यहाँ पर आती है अमीन ग्रुप जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में 3 चीज़ें आ गई। पहला आ गया एरोमेटिक रिंग जो कि लाइपोफिलिक होता है, दूसरा एक लिंकर आ गया जो अमाइड लिंकेज हो सकता है, एस्टर लिंकेज हो सकता है, एंड तीसरा एक अमीनो एल्काइल ग्रुप आ गया जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस एरोमेटिक रिंग की, ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो एरोमेटिक रिंग जो है वो हमेशा सब्सटीट्यूटेड ही होनी चाहिए जिससे कि लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी जो है वो अच्छी हो, ठीक है। अब इस रिंग पे अलग अलग जगह पर सब्सटीट्यूशन जो है वो करा जा सकता है, एंड सब्सटीट्यूशन करने से क्या होता है, लाइपोफिलिसिटी जो है वो ऐड होती है एनेस्थेटिक के अंदर, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एनेस्थेटिक को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करना होता है ना, तो वो पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। बट अगर हम पैरा पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उससे पेनिट्रेट करने की एबिलिटी भी बढ़ती है, एंड रिसेप्टर साइड पर उसकी एफिनिटी जो है वो भी बढ़ती है, जैसा कि बेंजोकेन के अंदर होता है।
अब पैरा पोजीशन पर ही, जैसे सब्सटीट्यूशन मेनली पैरा पोजीशन पर होगा, एंड अगर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जैसे कि एल्कोक्सी हो गया, अमीनो हो गया, एल्काइल अमीनो हो गया, अगर हम इन सब का सब्सटीट्यूशन करेंगे पैरा पोजीशन पर, तो उससे क्या होगा, कंपाउंड ज़्यादा पोटेंट होगा, जैसा कि प्रोकेन के अंदर होता है। हम यहाँ पर अमीनो ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं, बट अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स को लगाएंगे ना, तो उससे एक्टिविटी जो है वो कम होती है। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग बात करेंगे लिंकर की। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है लिंकर। ठीक है, अब जो ये लिंकर है हमारा, ये एस्टर हो सकता है या फिर अमाइड हो सकता है हाइड्रोफोबिक चेन के साथ में। ठीक है, एस्टर या फिर अमाइड जो है, इसका अगर हम लोग बायो आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट कर देते तो उससे एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके बाद में दोनों एस्टर एंड अमाइड ग्रुप जो है, दोनों की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो सेम होती है, बस ये जो है स्टेबिलिटी जो है इनकी वो थोड़ी बहुत डिफर करती है। अब हम पहले एस्टर लिंकेज की बात करें। ठीक है, तो एस्टर लिंकेज जब यहाँ पर लग रही है, तो अगर अल्फा कार्बन के ऊपर किसी भी तरह की ब्रांचिंग करी जाती है तो उससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाता है, जैसा कि प्रोकेन के अंदर होता है। दूसरा, हम लोग अमाइड लिंकेज की बात करें तो इसके अंदर अगर अल्फा कार्बन पर किसी भी तरह की ब्रांचिंग करी जाती है तो उससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पर कोई खास इफेक्ट नहीं आता है, जैसा कि एग्जांपल होता है लिग्नोकेन। ठीक है, देन अब थर्ड हमारे पास यहाँ पर आएगा अमीनो एल्काइल ग्रुप, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, अब जो हमारे ये अमीनो एल्काइल ग्रुप है ना, ये ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, बाकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर इसका कोई भी रोल नहीं रहता है। ठीक है, अब जो हमारा टर्शियरी अमीनो ग्रुप है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, सेकेंडरी जो है वो कम एक्टिव रहता है, एंड प्राइमरी जो है वो सबसे कम एक्टिव रहता है। अगर यहाँ पर अमीनो ग्रुप जो है वो यहाँ से हटा दिया जाए तो उससे वाटर सॉल्युबिलिटी जो है ना ड्रग की वो कम हो जाएगी, जैसे कि बेंजोकेन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लोकल एनेस्थेटिक्स का एसएआर। तो यहाँ पर 5th सेमेस्टर के अंदर जितने भी एसएआर हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ जो है, प्रॉपर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एक बार जाकर के आप ज़रूर चेक करना। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप उसे मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसके बाद में आप उसकी पीडीएफ निकाल के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके एसएआर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा क्लासिफिकेशन एंड सिंथेसिस जो है उसकी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। नोट्स आपको सारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वो भी आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।